गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अगेन चलिए हम एक और नए मेथड के बारे में पढ़ेंगे। परियोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजन विधि का इसमें सबसे पहले हम उसका अर्थ, फिर उसकी प्रकृति, फिर उसके स्टेप्स, फिर उसके गुण और दोषों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परियोजन विधि का अर्थ, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग करके लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। विज्ञान के सभी शाखाओं के शिक्षण में तो यह विधि विशेषकर लाभदायक है, जिनमें प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक कार्य शामिल होते हैं। इस विधि के जन्मदाता हैं अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य सर विलियम किलपैट्रिक। उन्होंने डीवी के प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर ही इस विधि द्वारा शिक्षा के सभी अंगों को एकता के सूत्र में पिरोकर शिक्षण को रुचिकर एवं जीवन उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। प्रोजेक्ट या परियोजना शब्द के लिए विभिन्न पक्षों को समझने से पहले आवश्यक है कि उसका अर्थ समझा जाए। प्रोजेक्ट या परियोजना शब्द का अर्थ। परियोजना या प्रोजेक्ट शब्द को कई शिक्षा शास्त्रियों ने कई प्रकार से परिभाषित किया है। सबने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडेड इन अ सोशल इन्वायरमेंट। बेलर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ that has been imparted into school। उसके बाद प्रोफेसर स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। A project is a problematic act carried to be completion in its natural setting। पार्कर के अनुसार यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी इन विच पीपल्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड पर्पसिंग। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि प्रोजेक्ट शब्द का अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो विश्लेषण के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि प्रोजेक्ट या परियोजना विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोज निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ तथा प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिया जाने वाला कार्य है, जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं परियोजना विधि के स्वरूप या उसकी प्रकृति के बारे में। इस प्रकार की विधि में शिक्षा का मुख्य केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है। विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। परियोजना पर काम करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है वह उसी समय अर्जित कर लिया जाता है, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो। इस प्रकार इस विधि में प्रासंगिक ढंग से पढ़ाई की जाती है। परियोजना कार्य जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी ने शिक्षा को जीवन के लिए और जीवन द्वारा बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार स्कूल और घर के जीवन में खाई को कम करना चाहिए। परियोजना का संक्षेप में अभिप्राय यह हुआ कि कार्य को समूह में करना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी सहकारिता की भावना से कार्य करते रहेंगे। इस परियोजना के आधार पर कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा सिद्धांत है जीवन से सीखना, लर्निंग बाय लिविंग। थर्ड है विद्यार्थी के सहयोग और सहचार्य द्वारा सीखना, लर्निंग बाय कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन। परियोजनाएं प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और छोटे छोटे समूह में अच्छी तरह से कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं परियोजना के पद, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट। किसी भी परियोजना के संचालन के लिए उसे चालू करने के लिए निश्चित क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका पहला जो चरण है वो है परिस्थिति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। सर्वप्रथम अध्यापक विद्यार्थियों को वैसी ही स्थिति प्रदान करे जिसमें कुछ समस्याएं हो। ये परिस्थितियां विद्यार्थियों के साथ वार्ताओं के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये वार्ताएं विद्यार्थी और अध्यापकों की रुचियों के अनुसार ही होनी चाहिए। नंबर 2, चयन और उद्देश्य, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव।
इस पद के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को परिस्थिति के चयन में सहायता देते हैं। परियोजना का चयन विद्यार्थियों पर लादना नहीं चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन चयन के बारे में निर्णय विद्यार्थी को स्वयं लेना चाहिए। अध्यापक यह देखे कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है या नहीं। नंबर 3, योजना प्लानिंग। चयन की प्रक्रिया के पश्चात विद्यार्थी को परियोजना की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। अध्यापक इस कार्य में विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता। अध्यापक अपने मन ही मन 2 या 3 योजनाएं तैयार कर लेते हैं और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे। प्रत्येक विद्यार्थी को बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी योजना को ठीक ढंग से कॉपी में नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है लागू करना तथा क्रियान्वित करना, एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। योजना बना लेने के पश्चात इसे लागू करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अध्यापक को विद्यार्थी को उनकी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उसे अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। विद्यार्थी की योग्यता तथा रुचि के अनुसार कार्य न बांटने से परियोजना का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे पेंटिंग या ड्राइंग का कार्य उस विद्यार्थी को दे दिया जाए कि जो एक सीधी लाइन भी नहीं खींच सके, तो यह उसका कोई लाभ नहीं होगा। इस पद पर अध्यापक और विद्यार्थी के धैर्य का होना अति आवश्यक है। अध्यापक को समय अनुसार निर्देश देते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा त्रुटियों को नोट किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी आलोचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं और उनमें क्या कमी रह गई। रिकॉर्डिंग। परियोजना कार्य का सारा रिकॉर्ड विद्यार्थियों को रखना चाहिए। रिकॉर्ड परियोजना के सभी पदों से संबंधित रखा जाना चाहिए। परियोजना की योजना से लागू करने से संबंधित नियम, उद्देश्य तथा मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थी को दिए गए कार्य आदि भी शामिल है। इस रिकॉर्ड में परियोजना के लिए प्रयोग की गई धनराशि, पुस्तकें, चार्ट, मॉडल आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक अच्छी परियोजना के क्या लाभ होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। चलिए फर्स्ट वन इज अधिगम के नियमों पर आधारित, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लर्निंग। परियोजना विधि अधिगम के मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है, जैसे तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। नंबर 2, जीवन से संबंधित, रिलेटेड टू लाइफ। परियोजनाएं बालक के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और अनुभवों से संबंधित होती हैं। ऐसे विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सके, इसलिए प्राप्त ज्ञान वास्तविक, व्यवहारिक, उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी होता है, जिससे उचित आदतें तथा अभिवृत्तियाँ बनती हैं। नंबर 3, सभी विषयों को सहसंबंधित करता है, कोरिलेट्स ऑल द सब्जेक्ट्स। परियोजना विधि से पाठ्यक्रम को एकता मिलती है। विभिन्न विषयों को अलग अलग इकाइयों की तरह नहीं पढ़ाया जाता, इन्हें एक ही संगठित विषय और जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। नंबर 4, लोकतांत्रिक ढंग से जीवन के लिए प्रशिक्षण। परियोजना विधि से छात्रों को संयुक्त उद्देश्य के लिए सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से निर्णयों पर पहुंचा जाता है। बालकों को संयुक्त उद्देश्य के लिए सोचने और कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। सामूहिक अंतःक्रिया प्रोत्साहित की जाती है। छात्रों को दूरदृष्टि, निर्णय शक्ति, विचार और क्रिया में स्वतंत्रता, पहल शक्ति, जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है नागरिकता के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। परियोजना विधि से छात्रों को उदारता, सहनशीलता, सूझबूझ, स्वतंत्रता आदि इत्यादि जैसी नागरिकताओं के गुणों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है श्रम का सम्मान, डिग्निटी ऑफ लेबर। परियोजना में सभी बालकों को अपने हाथों से कार्य करना होता है, अतः सभी प्रकार के कामों में उनकी रुचि विकसित हो जाती है। वे सीखते हैं कि स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में ही महानता है। इस प्रकार श्रम के सम्मान को कायम रखा जाता है। छात्रों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग।
परियोजना विधि चरित्र निर्माण में सहायक होती है। बच्चों में जिम्मेदारियां उठाने, पहल करने, स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने की आदतें विकसित होती हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सूझबूझ से उनके चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग परियोजना विधि में रटकर याद करने की क्रिया को हितोत्साहित किया जाता है। इससे समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। इनके माध्यम से छात्रों की चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है पिछड़े हुए छात्रों के लिए प्रसन्नता का स्रोत, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द बैकवर्ड स्टूडेंट। परियोजना विधि से पिछड़े हुए और मानसिक मंदिता वाले बालकों को काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इन्हें व्यवहारिक स्थिति में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने में असमर्थ बच्चे स्वयं को मूर्त और व्यवहारिक स्थितियों में व्यस्त रखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, फ्रीडम। परियोजना विधि में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। छात्र स्वयं चुनी गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी उत्साह के कार्य करते हैं। वे थकान महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके कार्य में पर्याप्त विविधता होती है और स्वतंत्र वातावरण होता है। नेक्स्ट है नंबर 11 खेल विधि, प्ले वे मेथड। परियोजना विधि से खेल विधि द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। संपूर्ण क्रिया बालकों के लिए खेल की क्रिया होती है। यह बालकों पर प्राधिकारियों द्वारा थोपा नहीं गया और न ही कोई कठिन कार्य उनको दिया जाता है। फिर है नंबर 12 कोई अनुशासनहीनता नहीं, नो डिसिप्लिन, नो इनडिसिप्लिन। परियोजना विधि से अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान हो जाता है। बालक स्वयं चुने गए कार्य में व्यस्त रहते हैं। कोई समाज विरोधी या अनुशासनहीन ढंगों के कार्य के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिलता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा 13 मितव्ययी, इकोनॉमिकल। परियोजना विधि मितव्ययी है। इसमें समय, शक्ति और प्रयास के न्यूनतम अपव्यय को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। बालक केवल बड़ी वस्तुएं सीखते हैं जिनके उन्हें वर्तमान और भावी जीवन के लिए वास्तव में आवश्यकता होती है, और वे जीवन के लिए सीखते हैं। तो चलिए, ये तो थे परियोजना विधि के लाभ। अब हम डिस्कस करते हैं परियोजना विधि के दोषों की। तो पहला दोष है अनियमित शिक्षण। परियोजना विधि में शिक्षण निरंतर नहीं होता है, बीच बीच में इसका क्रम भंग हो जाता है, जिससे अनियमितता उत्पन्न होती है। बहुत बार परियोजनाओं में परीक्षा और पाठ्यक्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नंबर 2 समय तालिका अव्यवस्थित हो जाना, अपसेटिंग ऑफ द टाइम टेबल। परियोजनाओं को विद्यार्थियों को कठोर समय तालिका में बांधकर नहीं रखा जा सकता। निर्धारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं भी साथ साथ नहीं चल सकती। क्रियाओं को अपने खुद के संगठन की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वतंत्रता और सक्रियता के वातावरण में। नंबर 3 अभ्यास कार्य की अवहेलना, निग्लेक्ट द ड्रिल वर्क। परियोजना विधि से अभ्यास तथा विभिन्न विषयों में अभ्यास के कौशलों के विकास की अवहेलना होती है। छात्रों को अंकगणित, पठन, शब्द विन्यास, ड्राइंग इत्यादि के पर्याप्त प्रयास नहीं मिलते हैं। नंबर 4 साहित्यिक पहलू की अवहेलना, निग्लेक्ट ऑफ लिटरेरी एस्पेक्ट। परियोजनाओं में साहित्य कार्य की अपेक्षा शारीरिक श्रम अधिक होता है। परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सहभागियों को व्यवहारिक क्रियाओं में काफ़ी समय लगाना पड़ता है। नंबर 5 उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ सुटेबल टेक्स्ट बुक। परियोजना के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना निश्चित ही कोई आसान कार्य नहीं है। साथ ही अतिरिक्त पठन कार्य और संदर्भ पुस्तकों की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6 खर्चीली, कॉस्टली। परियोजना विधि खर्चीली है। इसमें महंगी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसका प्रबंध करने की क्षमता हमारे अधिकांश विद्यालयों में नहीं है। नंबर 7 अध्यापकों पर दबाव, स्ट्रेन ऑन टीचर्स। परियोजना विधि से अध्यापक पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अध्यापक को अधिगम स्थितियाँ प्रदान करनी होती हैं। परियोजनाओं के उचित चयन के लिए निर्देशन प्रदान करना होता है और उन्हें क्रियान्वयन करने का पर्यवेक्षण करना होता है, और पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय, सचेत और सजग रहना पड़ता है, ताकि छात्रों की विभिन्न कठिनाइयों में उनकी सहायता कर सकें। नंबर 8 कुशल अध्यापकों का अभाव, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। इस विधि की सफल कार्यप्रणाली के लिए अधिक कुशल और सूझबूझ वाले अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती है। नंबर 9 कृत्रिम सहसंबंध, आर्टिफिशियल कोरिलेशन। कभी कभी अध्यापक परियोजनाओं को उनकी स्वाभाविक सीमाओं से अधिक बढ़ाने में अत्यधिक उत्साह दर्शाते हैं। वे उन प्रकरणों को उनके साथ संबंधित करने का प्रयास करते हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना में बहुत दूर तक संबंध होता है। नंबर 10
छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर द स्मॉल चिल्ड्रंस। छोटे बच्चे वास्तव में उपयोगी और अच्छी परियोजनाओं का चयन करने के लिए अब अपरिपक्व मतलब मैच्योरेशन नहीं होती उनमें, ठीक है, और अनुभवहीन होते हैं। जहाँ तक कि परियोजनाओं के चयन का संबंध है, हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। नंबर 9, कामचोरों के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर द शिकर्स। परियोजना विधि कामचोर और शर्मीले छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। जो छात्र जिम्मेदारी उठाने की इच्छा नहीं रखते, वे शायद पृष्ठभूमि में रहे और बहुत कम कार्य कर सकते हैं। नंबर 12, स्कूल परिवर्तन के लिए अनुपयुक्त, स्टेबल फॉर द ट्रांसफर। विद्यालय बदलना बहुत कठिन होता है। यदि किसी छात्र को परियोजना विधि का पालन करने वाले छात्र को छोड़कर साधारण विद्यालय में जाना पड़े तो इसकी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े तो वह स्वयं को उचित ढंग से समायोजित नहीं कर पाएगा। दोनों विद्यालयों की विधि में इतना अंतर होगा कि बालक के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये तो थे उसके परियोजना विधि के गुण और दोष। तो चलिए अब हम आगे इसमें एक और टॉपिक बचता है जो एग्जाम में आता है, उसको पढ़ते कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना या परियोजना विधि में अध्यापक की भूमिका। परियोजना विधि में विद्यार्थियों को सक्रिय करना अति आवश्यक है क्योंकि यह विधि विद्यार्थी केंद्रित है। इसकी सक्रियता के बिना परियोजना कार्य सफल नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को प्रेरित करने में अध्यापक की विशेष भूमिका होती है। अतः परियोजना विधि में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की भूमिकाओं का अपना अपना महत्व होता है। विद्यार्थी को प्रेरित करने में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1, किसी भी परियोजना में अध्यापक एक मार्गदर्शक, सहयोगी तथा मित्र की भूमिका निभाता है, ना कि तानाशाही की। नंबर 2, अध्यापक स्वयं भी विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करता है। नंबर 3, अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों की स्वतंत्रता बनाए रखे तथा उनके भय को दूर कर सके। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, अध्यापक को परियोजना के प्रारंभ से ही सावधान रहना चाहिए ताकि परियोजना कार्य सही ढंग से सही दिशा में चल सके। नंबर 5, अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उन्हें कार्य सौंपे जाने चाहिए। नंबर 6, अध्यापक को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उनमें पहल करने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 7, अध्यापक विद्यार्थियों में गणित शिक्षण संबंधी उचित दृष्टिकोण का विकास करे। नंबर 8, संकोच करने वाले या कार्य से भी जी चुराने वाले विद्यार्थियों को भी परियोजना के काम में व्यस्त करना अध्यापक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 9, अध्यापक विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो ताकि वे अपने ऊपर कुछ उत्तरदायित्व ले सकें। धन्यवाद।